थोड़ा सा ऊपर। कहाँ का देखना है, ऊपर का या नीचे का? मुझे 14 देखना है, 14। डन। एक बार आंसर की चेक कर लो। कहाँ से? 11th से शुरू हो रहा है ना? 11th का बी, 12th का ए, 13th का ए, 14th का डी, 15th का सी। अगेन 11th का फर्स्ट, 12th, सॉरी 11th का सेकंड, 12th का फर्स्ट, 13th का फर्स्ट, 14th का फोर्थ, 15th का थर्ड। कि मैंने पढ़ा ही नहीं था। देखो यहाँ पर अगर मैं 14th की बात करूँ तो यहाँ पे अपने वोकेबलरी का पार्ट है। कोटिडियन का मतलब होता है डे टू डे लाइफ में। डे। ठीक है।
तो 14th का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 डी। क्या चीज? पैराग्राफ। पैराग्राफ। बस। हो गया ना सब। हो गया। ओके, चलो डिस्कस करते हैं। देखो, जो 11th वाला है ना, 11th वाले तो हमको इसी में मिल गया। 11th वाला को तो मुझे इसी में मिल गया। क्या बोल रहा है कि inflation has become more broad based, excluding the volatile components such as food and fuel। वॉलेटाइल कंपोनेंट्स जैसे कि फूड एंड फ्यूल, इनको छोड़ के जो मेरा इन्फ्लेशन है वो काफी ब्रॉड बेस्ड हो गया है। तो 11th यही पूछ रहा है। 11th क्या पूछ रहा है? 11th पूछ रहा है व्हाट आर द वॉलेटाइल कंपोनेंट्स ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के वॉलेटाइल कंपोनेंट्स क्या क्या है? तो क्या है? कंपोनेंट्स सच एज फूड एंड फ्यूल। ठीक है। सो 11th का ऑप्शन नंबर सेकेंड, बी। 12th पे आते हैं। Why are prices unlikely to abate in the short term? अबीट का मतलब होता है इंक्रीज होना। ठीक है। अबेट का मतलब होता है इंक्रीज होना। बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन इन द पाइपलाइन। क्या यहाँ पे पाइपलाइन में कुछ मेंशन हुआ है? बिल्कुल हुआ है। एंड कंसिडरिंग द इन्फ्लेशन इन द पाइपलाइन, होलसेल प्राइस इंडेक्स कंटिन्यूज टू बी इन डबल डिजिट। होलसेल जो प्राइस है वो डबल डिजिट में होगा। मतलब पहला अगर कुछ 1 रुपए में बिक रहा है तो अब वो 10 रुपए में ऐसे बिकेगा। मतलब कि अब उसका डबल डिजिट में वो बिक्री शुरू होगी। तो बिक्री शुरू होने का मतलब यही है कि इसका जो प्राइस है वो अबेट हुआ है। ठीक है, बढ़ा है। ठीक है। सो 12th का ए। ना अगर 13th की बात करूं, 13th की बात करूं, इन व्हाट कंटेक्स्ट आर द वर्ड्स पास थ्रू यूज्ड इन द पैसेज। इस पैसेज में जो वर्ड है पास थ्रू, ये कैसे यूज किया है? पास थ्रू मैंने अंडरलाइन भी किया था बट मैं थोड़ा सा वो कर रही हूँ। ये रहा however के नीचे however as demand firms up the pass through is likely to gather। हाँ, ये However, as demand firms up, जैसे डिमांड बढ़ती है, the pass through is likely to gather traction। pass through का बेसिकली ये अगेन अपना वोकेबलरी वाला पार्ट है। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी, मेरी वैसे वैसे उसकी सप्लाई भी बढ़ेगी। ठीक है। सो 13th की मैं ऑप्शन नंबर ए की बात करूं, इसका मतलब सर्विस सेक्टर विल इंक्रीज प्राइसेस एज डिमांड पिक्स अप। जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी, पिक्स अप का मतलब बढ़ना, ठीक वैसे वैसे मेरी जो प्राइसेस होगी वो भी बढ़ेगी। ठीक है। सो 13th का ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट। अगर मैं 14th की बात करूं तो कोटिडियन। कोटिडियन का मतलब होता है डे टू डे लाइफ में। ठीक है।
कोटिडियन का मतलब होता है डे टू डे लाइफ। अगर 15 की बात करूं, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ द टर्म अनएंकरिंग। एंकरिंग का मतलब क्या होता है? एंकरिंग का मतलब होता है किसी से इंटरेक्शन करना, या फिर कोई दो चीजें हो, जैसे हम कहीं जाते हैं, है ना, तो ऑडियंस और जो सामने स्पीकर बोल रहा होता है उन दोनों के बीच में एंकरिंग हो रही होती है। इसका मतलब क्या होता है कि वो दोनों एक टाइप से रिलेट कर रहे होते हैं। ठीक है, वैसे ही अब प्रीफिक्स में अन लग गया, अन का मतलब इसका नेगेटिव मीनिंग बता देगा। ठीक है, तो 15 का ऑप्शंस पढ़े। स्टेबिलिटी ऑफ इन्फ्लेशन दैट विल बी सिक्योरली एंकर्ड। सिक्योरली एंकर्ड का क्यों बोलेगा ये, जब बात ही मेरा अनएंकरिंग नेगेटिव सेंस में हो रही है। ठीक है, नाउ सेकंड, द राइजिंग एंकर विल फ्री इन्फ्लेशन। एंकर बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन इट विल बी लाइक, दोनों अलग अलग होगा कि ठीक है, जैसे जैसे राइजिंग बढ़ेगी ठीक वैसे ही मेरी जो इन्फ्लेशन होगी वो कम होगी। थर्ड, द डिसजॉइंट बिटवीन इन्फ्लेशन एंड इट्स एक्सपेक्टेशंस। तो हमने एंकरिंग में क्या पढ़ा था, कोई दोनों चीजें कनेक्ट हो रही है, जॉइंट हो रही है। अनएंकरिंग में क्या होगा, दोनों चीजें डिसजॉइंट हो रही है। ठीक है, सो 15 का ऑप्शन नंबर सी, थर्ड। देन ओके, 15 का ऑप्शन नंबर डी था। सी, थर्ड। अब कुछ सिनोनिम्स डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ही इज कंसिडर्ड द हार्बिंगर। आप कोई गेस लगा सकते हो? कोई गेस लगा सकते हो क्या होगा? ऑप्शंस देख के बता दो। क्या? ए। बी ए? या अच्छा, आप बी। बात, हाँ बी करेक्ट आंसर है। समझते हैं, हाँ। सबका मतलब समझते हैं क्या है। ठीक है, रिग्रेसिव, जो रिग्रेसिव वर्ड है ना, ये प्रोग्रेसिव का ऑपोजिट है। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है? तरक्की करना, तरक प्रोग्रेस। तरक्की करना। तो रिग्रेसिव का मतलब क्या होगा, उसका एकदम ऑपोजिट होगा। ठीक है, नीचे लाना किसी चीज को। मेरा जो सेंटेंस है वो क्या बोल रहा है, ही मतलब कि वो जो लड़का है, कोई भी जो मेल फिगर है, ही इज कंसिडर्ड द हार्बिंगर। वो क्या करता है, हार्बिंगर कंसिडर किया जाता है। ठीक है, बेसिकली हार्बिंगर का मतलब क्या होता है, हार्बिंगर का मतलब क्या होता है, जो आपके लिए कोई संदेश लाए, मतलब संदेश। अब बेसिकली वो टर्म यूज की जाती है जो आपको ऑलरेडी बता दे कि ऐसा होने वाला है। ठीक है, उसको बोलते हैं हार्बिंजर। ठीक है, उसको बोलते हैं हार्बिंजर। ठीक है, सो एडवांस मैसेंजर, जो आपका मैसेंजर होता है ना, जो आपको बताने वाला होता है कि ऐसा होने वाला है, उसको बोलते हैं हार्बिंजर। ठीक है, ओवर लुकिंग मैसेंजर की अगर बात करूं, देखो मैसेंजर तीनों में है। यहाँ पे रिग्रेसिव है, रिग्रेसिव का मतलब कोई चीज नीचे लाने वाला। एडवांस का मतलब जो आपको पहले से ही बता दे कि ऐसा होने वाला है, जैसा अगर आप उसमें देखा होगा, चलो कोई नहीं, मूवीज वगैरह तो आप देखते नहीं, फाइन। सी की बात करते हैं, ओवरलुक। ओवरलुक का मतलब होता है किसी फीचर को नजरअंदाज कर देना, किसी फीचर को नजरअंदाज कर देना, इग्नोर कर देना बेसिकली। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, बेस जनरली टीचर्स क्या करते हैं, अपनी क्लास में स्टूडेंट्स के टैलेंट को ओवरलुक कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं, है ना। एंसेस्टर, एंसेस्टर का मतलब तो मालूम ही रहेगा, पूर्वज को बोलते हैं, पूर्वज। सो ही इज कंसिडर्ड द हार्बिंजर। वो क्या कहलाता है, एक एडवांस्ड मैसेंजर कहलाता है। राइट, चलो 17 पर आते हैं। द विस्टा ऑफ द विलेजेस इज ब्यूटीफुल। विस्टा का बेसिकली मतलब होता है जो सीन है, सॉरी सीन नहीं, जो व्यू है, व्यू को बोलते हैं। अब यहाँ पे हम जनरली कंफ्यूज होंगे लोकेशन में, फीचर में, या फिर वाइटैलिटी में। लोकेशन का मतलब होता है वो जिस जगह पर लोकेटेड, जिस जगह पर लोकेटेड है। फीचर का मतलब होता है कि वो दिखने में कैसा है, विलेज, उसके फीचर्स क्या क्या है। ठीक है, वाइटैलिटी का अभी मुझे याद नहीं आ रहा, बट अगर मैं लैंडस्केप की बात करूँ, लैंडस्केप की बात करूँ तो लैंडस्केप को भी मैं क्या कंसिडर करती हूँ, एज अ व्यू कंसिडर कर। ठीक है, कोई नजारा, हम बोल सकते हैं नजारा। ठीक है,
तो द विस्टा ऑफ द विलेजेस इज ब्यूटीफुल, इसका मतलब क्या हुआ, जो लैंडस्केप है विलेजेस की वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। फाइन, ओके, नीचे आते हैं। 18, हर एक्ट वॉज कंसिडर्ड एज लेमेंटेबल। लेमेंटेबल का बेसिकली मतलब होता है निराशाजनक, निराशाजनक। लेमेंटेबल का मतलब निराशाजनक, ठीक है। अब आ जाओ, ऑप्शन नंबर ए, एप्रिशिएबल। हम अब निराशाजनक है तो उसको अप्रिशिएट थोड़ी ना करेंगे, है ना। तो अगर निराशा है तो हम किसी को अप्रिशिएट थोड़ी ना करेंगे। अच्छा, नाउ सेकंड वन इज एक्सेप्टेबल। एक्सेप्टेबल का मतलब क्या होता है, एक्सेप्टेबल का मतलब होता है, एक्सेप्टेबल का मतलब होता है कुछ कोई चीज ग्रहण कर लेना, ठीक है, या फिर उसको एज इट इज जैसा है उसको एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। अच्छा, अगर मैं परमिसिबल की बात करूँ तो परमिसिबल भी एक बार पीवाईक्यू में पूछा हुआ है। परमिसिबल का बेसिकली मतलब होता है जो आपके लॉ बना हुआ है या फिर जो भी आपके रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग काम करना। अगर आपने उसका जैसे ऑपोजिट किया तो क्या होगा, वो लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट चला जाएगा, ठीक है। तो परमिसिबल का मतलब होता है जहां से आपको परमिशन मिली हुई है। परमिशन कहाँ से लेने की जरूरत पड़ेगी, जहाँ पे लॉज बने हुए हो या फिर रूल्स बने हुए हो। फाइन, ओके। डिप्लोरेबल का मतलब होता है निंदनीय, निंदनीय, किसी की निंदा करना, ठीक है। सो लेमेंटेबल का मतलब निराशाजनक होता है और डिप्लोरेबल का मतलब होता है किसी की निंदा करना है, फिर काफी निंदनीय, ठीक है। तो लेमेंटेबल और डिप्लोरेबल आपस में सिनोनिम्स। फाइन, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ, हर एक्ट वॉज कंसिडर्ड एज मोस्ट लेमेंटेबल। जो उसका एक्ट था वो काफी निराशाजनक लगा, इसका मतलब काफी डिप्लोरेबल लगा। फाइन। अच्छा, 19 की बात करूं, 19 की बात करूं तो क्या बोल रहा है, द लीडर्स एंड्योरेंस पेड एंड ही वन द इलेक्शन। एंड्योरेंस का मतलब बेसिकली होता है टिका रहना, टिके रहना, टिके रहना, ठीक है। एंड्योरेंस का बेसिकली मतलब होता है टिके रहना। अच्छा, तो ऑप्शन नंबर ए, पेशेंस। क्या पेशेंस का मतलब भी ये नहीं होता कि टिके रहना, किसी का वेट करना, टिके रहना। बी, सक्सेस। सक्सेस तो कहीं भी आसपास नहीं है, जो लीडर की सक्सेस थी वो जीत गई एंड ही वन द इलेक्शन, और उसने इलेक्शन जीत लिया। ये तो अगर मैं, मुझे मीनिंग भी ना बताऊं ना तो भी सक्सेस किसी भी हालत में नहीं बैठेगा। अच्छा, एनिग्मा की बात करूं, एनिग्मा का मतलब बेसिकली होता है दुखी या फिर दुख का कारण, ठीक है। और कैप्टिविटी का मतलब बेसिकली होता है किसी को बंधक बनाकर रखना, किसी को बंधक बनाकर, ठीक है। सो एंड्योरेंस का मतलब होता है पेशेंस, एंड्योरेंस का मतलब होता है पेशेंस। क्या बोल रहा है कि जो लीडर था उसका पेशेंस पेड, पेड का मतलब रंग लाया, एंड ही वन द इलेक्शन, और उसने इलेक्शन जीत लिया। फाइन, ओके। अगर 20th की बात करूं तो क्या बोल रहा है, वी आर प्लानिंग अ जॉन्ट। जॉन्ट का बेसिकली मतलब होता है एक छोटी सी ट्रिप पे जाना, छोटी सी ट्रिप पे जाना ताकि आपका माइंड फ्रेश हो जाए, ताकि आपका माइंड फ्रेश हो जाए, ठीक है। और जो एक्सपेडिशन है, एक्सपेडिशन, एक्सपेडिशन का भी मतलब यही होता है छोटी सी ट्रिप पे जाना या ट्रिप ऑर्गेनाइज करना या कोई छोटी सी जर्नी पे जाना, ठीक है, थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए। डेलिब्रेट का भी मुझे आइडिया नहीं है। इंटरसेक्ट, जैसे अपनी दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, है ना। और एसोसिएशन का तो मतलब क्या होता है, किसी का ग्रुप हो गया, उनकी बन के संगठन एक बन गई। फाइन। तो जॉन्ट का बेसिकली मतलब होता है एक शॉर्ट ट्रिप, एक शॉर्ट ट्रिप। और जो डेलिबरेशन होता है, सॉरी, जो एक्सपेडिशन होता है उसका भी मतलब क्या होता है, एक शॉर्ट ट्रिप। डन, फाइन। बस इतने सिनोनिम्स थे, 10 सिनोनिम्स वो हुए, कंप्लीट हुए। एक बार फिर से देख लो। हार्बिंजर का मतलब होता है कोई मैसेंजर एडवांटेज, जो आपको पहले से बता दे कि ऐसा कुछ होने वाला है। विस्टा का मतलब होता है लैंडिंग्स, लैंडस्केप। लैंडस्केप, किसी का व्यू।
अगेन लेमेंटेबल का मतलब होता है फ्लोरेला। डिप्लोरेबल। डिप्लोरेबल। एंड्योरेंस का क्या मतलब होता है? पेशेंट। और जॉन्ट का क्या मतलब होता है? एक्सपीडिशन। एक्सपेडिशन, एक छोटी सी ट्रिप का। फाइन। चलो, कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस तभी हो पाएंगे जब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। ओके, ये कर लिया था ना, ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, फिलामेंट्स वाला याद है? हम्म। ये पूरा हो गया था। हाँ, ये हो गया था। ओके, चलो फिर आज आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रोनाउन पर थे ना अपन? दोनों हो गया। पूरा हो गया था। ठीक है, तो फिर उसका एक सेकंड पार्ट भी है, वो कवर करते हैं। प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, ये कंप्लीट हो गया था। देन हम्म। यूज ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेटिक प्रोनाउन, ये भी हो गया था। ये भी हो गया था। नहीं हुआ, ये पीछे वाला ये नहीं हुआ। एम्फेटिक प्रोनाउन तक हो गया था कि ये हो गया था। जो खुद ही से खुद को करे, है ना। चलो, अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का बेसिकली मतलब होता है कि जो मेरे एक्शंस हैं ना, जो मेरे एक्शंस हैं उन्हीं की वजह से कोई अ, वापस चीज हो रही है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? आफ्टर दीज वर्ब्स वी विल यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये सारे वर्ब्स हमने कर लिए थे, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। प्राइड, सेटिस्फाइड, एब्सेंट, प्रेजेंट, एंजॉय, इंट्रोड्यूस, हर्ट, अवेल, एक्विट, रिकनसाइल, अप्लाई, रिजाइन, एवेंज, एडजस्ट, एडेप्ट, अप्लाई, एक्सर्ट, अम्यूज। ये सारे वर्ड्स हैं, इनके बाद में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे। फाइन। ओके, अच्छा, अब बात करते हैं। दीज वर्ब्स डू नॉट टेक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये कुछ वर्ब्स है जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं करते, यूज में लेते। जैसे कि क्या हो गया? कीप करना, या फिर स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बाथ, मूव, रेस्ट, हाइड, ओपन, सेल, फील, कॉन्सेंट्रेट एंड हरी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ, यू शुड कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम बैड बॉयज। तुमको अपने आप को बैड बॉयज से दूर रखना चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई वर्ड है, यहाँ पर ऐसा कोई वर्ड है जो इस सब में आया हो? ठीक। कौन सा? कीप। ठीक आ रहा कीप है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि दीज वर्ब्स डू नॉट टेक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसका मतलब जो कीप है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं करेगा। मतलब कि अगर सिंगुलर है तो उसके साथ में सेल्फ यूज नहीं होगा, और अगर प्लूरल है तो उनके साथ में सेल्फ यूज नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें एरर कहाँ पे होगी? इस वाले सेंटेंस में। आगे देखते हैं और क्या है। सेकंड वाला बोल रहा है कि हाइड हिमसेल्फ इन द रूम, वो अपने आप को रूम में छुपाता है। तो यहाँ पे ये वर्ड आ गया, हाइड। फाइन। चलो, तो इसका जो करेक्ट वर्जन क्या होगा? ही हाइड इन द रूम। वो क्या रूम में हाइड होता है। ठीक है, नाउ फोर्थ की बात करें।
नथिंग सेल्स इटसेल्फ एट सच अ चीप रेट। क्या बोल रहा है? कोई भी अपने आप को इतने चीप रेट पर नहीं बेचता, है ना। तो यहाँ पे सेल आ गया, सेल आ गया, तो क्या बोल रहा है, यहाँ से जो इटसेल्फ है, इटसेल्फ हट जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, नथिंग सेल्स एट सच अ चीप रेट। कोई भी चीज इतनी सस्ते में नहीं मिलती है। फाइन, ओके। नाउ यूज ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कहाँ आता है? माई सेल्फ इज अभय शर्मा। जनरली लोग अपने को इंट्रोड्यूस करने के लिए बोलते हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए बोलते हैं कि हाय माई सेल्फ अक्षय कुमार। तो जब भी हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करके बोलते हैं ना, तब हम माई सेल्फ यूज नहीं करते हैं। ठीक है, हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं करते हैं। फाइन। अच्छा, दूसरी चीज, सो बेसिकली हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव यूज नहीं करते, हम सीधा सा बोलेंगे हाय आई एम अक्षय कुमार। फाइन, ओके। अगर मैं सेकंड सेंटेंस की बात करूं, तो क्या बोल रहा है, यू एंड माई सेल्फ विल गो देयर एंड टॉक टू हिम। इसका मतलब क्या हुआ कि तुम और माई सेल्फ चलेंगे और उससे बात करेंगे। तो अगर इसने यू यूज किया है, तो इसमें सब्जेक्टिव मूड में उस टेबल पे वापस जाना, अगर याद ना आए तो उस टेबल पे वापस जाना और देखना कि जो यू है, इन्होंने अगर सब्जेक्टिव केस से लिया है, तो मैं जब अपने आप की बात कर रही होंगी ना, जब मैं फर्स्ट पर्सन की बात कर रही होंगी, तो वो भी मैं सब्जेक्टिव मूड से लूंगी। ठीक है, तो जो यू का सब्जेक्टिव मूड होता है, वो होता है आई। इसका मतलब क्या बोल रहा है कि यू एंड आई विल गो देयर एंड टॉक टू हिम। फाइन, ओके। नेक्स्ट पे चलते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में अपन ने इतने प्रोनाउन कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट, यूज ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव, इंडेफिनिट एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? पॉइंट्स आउट द नाउन्स टू विच दे रेफर। जैसे हम बोलते हैं ना कि मुझे एक डेमो दे के बताना, मुझे एक डेमो दे के बताना, इसका मतलब क्या होता है कि एक बार दिखाना तो सही कि तुम बताना क्या चाहते हो। इसको बोलते हैं रेफर करना, कि भाई बता तो तू किस बात को रेफर कर रहा है, तू के बात, तू क्या बात बताना चाहता है ना। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस पॉइंट्स आउट द नाउन्स टू विच दे रेफर्स। फॉर एग्जाम्पल, दिस सिंगुलर के लिए, तो मैंने बोला कि दिस पेन, लेकिन अगर यही मार्कर उधर पड़ा हो, तो मैं क्या बोलूंगी, दैट पेन। इसका मतलब क्या होगा कि वो दूर पड़ा हुआ है। ठीक इसी तरह अगर कोई बोले प्लूरल के लिए, प्लूरल के लिए मैंने क्या बोला, प्लूरल के लिए मैंने बोला ये सारी बॉटल्स यहाँ पे है, तो मैं क्या बोलूंगी, दीज बॉटल्स। लेकिन अगर मुझसे, स्पीकर से, बेसिकली जो बोलने वाला है उससे दूर होता है, तो क्या बोलते हैं, दोज बॉटल्स। ठीक है, चलो। फॉर एग्जाम्पल, दिस बुक इज माइन, इसका मतलब ये जो बुक है वो मेरे पास में है। या ऐसा भी बोल सकते हैं, दिस इज माई बुक। या फिर थर्ड की बात करें, दैट बुक इज योर्स। इसका मतलब जो दैट बुक है ना, वो तुमसे बहुत दूर है। ठीक है, अच्छा, दीज बुक्स आर माइन। दीज का मतलब ये जो बहुत सारी बुक्स है, ये मेरी है। एंड देन फिफ्थ की बात करें, दिस हॉर्स इज बेटर देन दैट हॉर्स। ये वाला जो हॉर्स हॉर्स है जो स्पीकर के पास में खड़ा है, ये किससे बेटर है, उस वाले हॉर्स से जो स्पीकर से दूर खड़ा है। फाइन, ओके। ये चलते हैं, यूज ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज कहाँ पे होगा? फर्स्ट की बात करें, द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज लाइक देहरादून। अब मैं जब किसी भी दो चीजों को कंपेयर कर रही हूँ ना, तो मैं एज का यूज करूंगी, या फिर लाइक का यूज करूंगी। ठीक है, या फिर सिमिलर का यूज करूंगी। ठीक है, जनरली हम ऐसा बोल देते हैं, जनरली हम ऐसा बोल देते हैं कि उसकी जो उसकी जो ड्रेस है वो तेरे जैसी दिख रही है। हम ऐसा नहीं बोलते जनरली कि उसकी ड्रेस है वो तेरे जैसी दिख रही है। क्या ये हिंदी में भी करेक्ट है? ऑफ कोर्स नहीं है। हमको ऐसा बोलना चाहिए, उसकी जो ड्रेस है वो भी तेरी जैसी, तेरी ड्रेस जैसी दिख रही है ना। तो जब मैं किसी को कंपेयर करूंगी, तो मैं दोनों सेम चीजों को कंपेयर करूंगी। यहाँ पे मैंने ड्रेस से किसी इंसान को कंपेयर कर दिया, है ना। जब मुझे कंपेयर करना होगा, तो मैं दो सेम चीजों को कंपेयर करूंगी। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट की बात करें, द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज लाइक देहरादून। अब इसमें कंपेयर किसको कर रहा है? दिल्ली का जो क्लाइमेट है, दिल्ली का जो क्लाइमेट है, उसको किससे कंपेयर कर रहा है? देहरादून से कंपेयर कर रहा है। जबकि होना क्या चाहिए, दिल्ली का जो क्लाइमेट है वो देहरादून के क्लाइमेट से कंपेयर होना चाहिए, है कि नहीं। अच्छा, उसका जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो क्या होगा, द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली। यहाँ पे दिल्ली का क्लाइमेट की बात आ गई, चलो ठीक है।
इज लाइक दैट ऑफ देहरादून, ठीक वैसा ही है जैसे देहरादून में क्लाइमेट है। फाइन। यहाँ पे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल देख लो क्या क्या होते हैं। दिस, और क्या होते हैं, That, दैट, these, those. दोज। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर जो मेरा क्लाइमेट है, ये एक एक सिंगुलर एंटिटी को मैं रेफर कर रही हूँ कि भाई यहाँ का जो क्लाइमेट है ठीक वैसा ही है जैसे वहां का क्लाइमेट है देहरादून का। ठीक है, तो क्या बोलूंगी, द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज लाइक दैट ऑफ देहरादून, ये करेक्ट। अगर मैं थर्ड की बात करूँ, द रिवर्स ऑफ इंडिया आर लार्जर देन दोज ऑफ अमेरिका। अब मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि जो इंडिया की रिवर्स है वो अमेरिका से बड़ी है। इंडिया की जो रिवर्स है वो अमेरिका की रिवर्स से बड़ी है। ठीक है, द रिवर्स ऑफ इंडिया आर लार्जर देन, अगेन ये नोटिस करना, ये THAN, ए एन है। कल जो THAN पढ़ा था, THAN का मतलब क्या होता है, बजाय, कंपेयर करना किसी से, किसी से कंपेयर करना। फाइन, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। यूज ऑफ इनडेफिनेट प्रोनाउन। अब इनडेफिनेट, इनडेफिनेट प्रोनाउंस रेफर टू पर्सन्स और थिंग्स इन जनरल वे बट डू नॉट रेफर टू एनी पर्सन और थिंग इन पर्टिकुलर। इनडेफिनेट का बेसिकली मतलब होता है जब मैं किसी को इन जनरल कोई बात बोल रही हूँ, किसी को पॉइंट आउट करके नहीं बोल रही, मैं इन जनरल बोल रही हूँ। ठीक है, जैसे कि क्या बोल रहा है, वन हार्डली नोज व्हाट टू डू। अब वन मैं यहाँ किसी को ही को नहीं बोल रही, शी को नहीं बोल रही, किसी का नाम लेके नहीं बोल रही। जैसे हम बोलते हैं ना कि किसी को क्या ही पता, किसी को क्या ही पता, तो अपन यहाँ पे किसी की बात थोड़ी ना कर रहे होते हैं, हम तो इन जनरल बोल रहे होते हैं कि भाई क्या ही पता है किसी को, है ना। तो वो वाला किसी को इंग्लिश में वन, एज अ वन यूज होता है। ठीक है, तो क्या बोलता है कि वन हार्डली नोज व्हाट टू डू, किसी को शायद ही पता है क्या करना है। या फिर सेकंड, सम आर बॉर्न ग्रेट, कुछ लोग पैदा ही महान होते हैं। या फिर थर्ड, फ्यू एस्केप्ड अनहर्ट, बहुत ही कम निकल गए बिना हर्ट हुए। ठीक है, फोर्थ, डिड यू आस्क एनीबडी टू कम, क्या तुमने किसी को पूछा आने के लिए। नाउ मोस्ट ऑफ दीज वर्ड्स मे ऑल्सो बी यूज एज एडजेक्टिव। प्लीज नोट करना, ये सारे जो वर्ड्स हैं मैं एज एन एडजेक्टिव भी यूज कर सकती हूँ, मतलब किसी की विशेषता बताने के लिए भी यूज कर सकती हूँ। फाइन, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला ही इज अ मैन ऑफ वर्ड्स, वो जो आदमी है वो तो अपनी बात का पक्का है, बात का पक्का होना। तो यहाँ पे अगेन क्या हुआ, मैन ऑफ, ही इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ, देखो मैन ऑफ वर्ड्स का मतलब होता है, मैन ऑफ वर्ड्स का मतलब होता है, एक ईडियम है। मैन ऑफ वर्ड्स का मतलब होता है अपनी बात का पक्का होना। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने विशेषता बता दी कि वो अपनी कुछ बातों का पक्का है, तो क्या बोलूंगी, ही इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। तो यहाँ पे मैंने इसकी विशेषता यूज करी कि नहीं करी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। अब है ना कल करेंगे, मेरी आवाज जाने वाली है। हाँ, मैं बोलने वाली थी, कल करते हैं। चलो, 3 मिनट है।